Hey guys, welcome to the 24th lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट MCQs का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 19 से लेके लेक्चर नंबर 23 तक जो जो टॉपिक पढ़े हैं उन सब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका MCQ है, क्वेश्चन है, वो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, आपको पता होगा ये बात। तो क्वेश्चन है ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ फ्री सॉल्यूशन इज ऑलवेज। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक सॉल्यूशन का, एक फ्री सॉल्यूशन का क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या वेरिएबल होता है? सही आंसर है नेगेटिव होता है। लेक्चर नंबर 19 एंड 20 में मैंने आपको एक चीज बताया है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ये बात आपको पता होगा, ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताया है। हम कहते हैं कि एक प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, और एक फ्री सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। राइट, अब देखो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल एक सोल्यूशन का नेगेटिव होता है, और हमें पता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल। तो अगर वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसी का इक्वल आप देख लो सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ फ्री सोल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव कैसे हुआ समझ में आया ना, नेगेटिव। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है द सॉल्यूट पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइंड इन अ सिंपल मैनर बाय वाटर पोटेंशियल, डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर या सक्शन प्रेशर। इन चारों में से किसको देखकर आप आराम से सॉल्यूट पोटेंशियल को डिटरमाइन कर लोगे एक सिंपल वे में? तो सही आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेक्चर नंबर 19 में आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जो ओपी होता है वो इक्वल होता है किसके? ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल एक ही चीज है। ठीक, तो देखो आपने ये रिलेशन भी देखा था, सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आपको एक सोल्यूशन का, आपको अगर ओपी पता है तो आप जैसे एक सोल्यूशन है उसका ओपी 5 है, आप -5 कर दो, यही उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा। तो आपको अगर ओपी दिया हुआ है तो जो ओपी का वैल्यू है उसके सामने बस एक माइनस बैठा दो तो आपको सॉल्यूट पोटेंशियल मिल जाएगा। पेज नंबर 181 एनसीईआरटी 11 का लास्ट 4 लाइन, ये जो लिखा हुआ है न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज ऑपोजिट। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड while osmotic potential is negative। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है किसके? ऑस्मोटिक प्रेशर के। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको पॉजिटिव मिलेगा एक सोल्यूशन में, आप बस उसके आगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक माइनस लगा दो, आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन तो यही था, द ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइंड इन अ सिंपल मैनर बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द एक्यूरेट इक्वेशन फॉर प्रेजेंटिंग वाटर पोटेंशियल इज। वाटर पोटेंशियल का एक इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, इन चारों में से कौन सा वो इक्वेशन है? वाटर पोटेंशियल का जो एक्यूरेट इक्वेशन है वो है ऑप्शन ए। याद करो, लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको एक इक्वेशन याद करवाया था, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये साई पी क्या है? प्रेशर पोटेंशियल है। ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो। हमें डायरेक्शन देखना है वाटर फ्लो का इन अ गिवन सेल। 3 सेल है आपके पास, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 3 सेल है, एक्स वाई जेड, प्लांट सेल है तीनों के तीनों। आपको इनमें से क्या करना है? बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा वाटर का, वाटर फ्लो कौन सा सेल से कौन से सेल में होगा। ठीक है, तो आपको देखो तीनों सेल का
सॉल्यूट पोटेंशियल गिवन है और टर्गर प्रेशर गिवन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कैसा डायरेक्शन होने वाला है, एक्स से वाई में, जेड से वाई में, एक्स से वाई, वाई से जेड, किस तरीके से वाटर का डायरेक्शन होगा, वाटर का फ्लो का डायरेक्शन होगा। पहले तो क्वेश्चन समझो अच्छे से, ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन सेल एक्स वाई जेड, और आपको इन तीनों सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर गिवन है। तो आपको एक चीज पता है, लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वाटर का फ्लो कैसा होता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। जिस सेल का वाटर पोटेंशियल हाई होगा वहां से वाटर जाएगा कौन से सेल में, जिस सेल का वाटर पोटेंशियल लो होगा। ठीक, तो आपके पास ये 3 सेल है। ठीक है, आपको इन सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल गिवन है और टर्गर प्रेशर गिवन है। ठीक, हमें एक चीज पता है, वी नो कि एक सेल में जो आपका ये जो प्रेशर पोटेंशियल होता है ना, वो टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। टर्गर प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल वही चीज है सेल के अंदर, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, तो इस सेल का टर्गर प्रेशर दिया हुआ है और हमें पता है टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर पोटेंशियल प्लांट सेल के केस में। तो हम कह सकते हैं ये जो टीपी है ये एक्चुअली में प्रेशर पोटेंशियल है। ठीक है, तो एक्स सेल का प्रेशर पोटेंशियल है 10, वाई का प्रेशर पोटेंशियल है 20 और जेड सेल का प्रेशर पोटेंशियल है 30, राइट। एंड आपको एक एक्यूरेट इक्वेशन भी पता है वाटर पोटेंशियल का, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो देखो एक्स सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल गिवन है, प्रेशर पोटेंशियल भी गिवन है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल तो वाटर पोटेंशियल निकाल लो। सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल गिवन है, तो वाटर पोटेंशियल निकालने में क्या ही दिक्कत आएगा। तो एक्स सेल के लिए जो वाटर पोटेंशियल होगा वो होगा -30 + 10, -30 + 10 मिलेगा आपको -20। वैसे ही वाई सेल का निकाल लो, वाटर पोटेंशियल -30 आएगा। ठीक है, एक्स सेल का वाटर पोटेंशियल -20, वाई सेल का वाटर पोटेंशियल -30, जेड सेल का वाटर पोटेंशियल -10। कैसे हमने वाटर पोटेंशियल निकाला, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके। ठीक, चलिए, तो हमें एक्स सेल का जो वाटर पोटेंशियल मिला वो है -20, वाई का मिला -30, जेड का मिला -10। अब देखो एक्स और वाई को अगर कंपेयर करोगे तो दोनों में से वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। आप बोलोगे सर एक्स का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, -20 है, वाई का तो -30 है, तो वाटर एक्स से वाई में जाएगा। फिर आप वाई और जेड को कंपेयर करो, वाई में किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सॉरी वाई और जेड को कंपेयर करो, दोनों में से कौन से सेल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, वाई का कि जेड का। आप बोलोगे सर वाई और जेड सेल में से वाटर पोटेंशियल तो जेड का ज़्यादा है, -10 है, वाई का तो कम है, तो जेड से वाई की तरफ पानी फ्लो करेगा, वाटर का फ्लो होगा, क्योंकि वाटर का फ्लो सर आपने पढ़ाया है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल होता है। एक्स का -20 था, वाई का -30 था, तो एक्स से वाई में गया। फिर वाई और जेड को कंपेयर किया तो वाई का -30, जेड का -10, तो ये हाई ये लो, तो जेड से वाई की तरफ गया। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। देखो एक्स से वाई फिर जेड से वाई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो नीट में देखो आएंगे तो बड़ा ही थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बट फिजिक्स में जितना हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उससे तो कम ही है, एक ही फॉर्मूला है बस, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये चीज़ ध्यान में रखना। और ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही कि एक प्लांट सेल के लिए जो टर्गर प्रेशर होता है वही उसका प्रेशर पोटेंशियल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होता है। वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्योर वाटर का 100 and 0, 0 and 0, 100 and 200, 0 and 100। सही ऑप्शन है 0 and 0, बिकॉज वी नो एट एटमोस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल एंड प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, राइट। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है और हमें पता है वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल, यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, राइट। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। अरे वाटर पोटेंशियल 0 तो और वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल, तो सॉलिड पोटेंशियल भी 0, राइट। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो जो वाटर पोटेंशियल होगा वही ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा। और प्योर वाटर का हमें वाटर पोटेंशियल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, मैक्सिमम होता है वो भी 0,
ठीक है, तो जीरो वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी जीरो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं ना, ठीक है, लेक्चर नंबर 19 से लेके 23 तक जिन्होंने अच्छे से देखा है ये पांचों लेक्चर 19, 20, 21, 22, 23, वो लोग आराम से इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे। ये जो लेक्चर नंबर 24 है आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ा है, इनफैक्ट मैंने तो मेंशन भी कर दिया कौन से लेक्चर में मैंने क्या चीज़ पढ़ा है। ठीक है, कुछ मैं टफ एमसीक्यू नहीं करा रहा हूँ, जो पढ़ाया हो उसी से रिलेटेड सब कुछ है, और वैसे ही क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, सीड्स जो बीज होता है, सीड्स स्वेल फूल जाते हैं व्हेन प्लेस्ड इन वाटर ड्यू टू, आप एक बीज को, आप एक काम करो ना, वो ग्राम होता है चना, उसको पानी में रखो, फूल जाता है। क्यों फूलता है? ऑस्मोसिस होता है, इम्बाइबिशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, ये सारे या फिर ये सारे के सारे चीजें होते हैं जिसके कारण वो सीड फूल जाता है जब आप उसे वाटर में रखते हो। सही आंसर है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। ठीक है, याद करो लेक्चर नंबर 22 में मैंने आपको कहा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इज इनिशिएटेड बाय द इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन ही वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो हम सीड जर्मिनेशन के समय होता है और सीड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, राइट। और उसके कारण जो सीड का जो सीड कोट होता है, जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है सीड, तो सीड स्वेल करता है, फूलता है, तो सीड के बाहर का जो सीड कोट होता है वो टूट जाता है। ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इज ड्यू टू इम्बाइबिशन प्रेशर। इम्बाइबिशन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, याद करो इम्बाइबिशन। तो जो सीड होते हैं ना वो फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां इम्बाइबिशन हो रहा है, इम्बाइबिशन प्रोसेस काम करता है। एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सीड जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ठीक, बाय इम्बाइबिशन। और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, तो सीड जो है वो फूलेगा, सीड स्वेल होगा। सीड स्वेल होगा तो सीड के बाहर जो सीड कोट है वो टूट जाएगा। इम्बाइबिशन होगा तो इम्बाइबिशन प्रेशर लगेगा ना बाहर की तरफ, सीड फूलेगा तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। अब सीड फूला क्यों? इम्बाइबिशन की वजह से। तो प्रेशर को हम क्या नाम देंगे? इम्बाइबिशन प्रेशर। तो इम्बाइबिशन प्रेशर के कारण जो सीड के बाहर जो सीड कोट था वो टूट गया, और जैसे ही सीड कोट टूटा, सीड अच्छे से जर्मिनेट किया, सीड जो था वो हमारा सीडलिंग बन गया जर्मिनेट करके, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोस्ट पावरफुल इम्बाइबेंट इज। इम्बाइबेंट क्या है? एक सॉलिड एडजॉर्बेंट होते हैं जो इम्बाइबिशन को कॉज करते हैं। ठीक है, जो इम्बाइबिशन को कॉज करते हैं, ऐसे सॉलिड एडजॉर्बेंट को हम एडजॉर्बेंट, ए डी, एब्जॉर्बेंट ए बी नहीं, ए डी बोल रहा हूं, ठीक है, एडजॉर्बेंट, ठीक। एडजॉर्बेंट जो इम्बाइबिशन को कॉज करते हैं उन्हें हम इम्बाइबेंट कहते हैं। तो सबसे पावरफुल इम्बाइबेंट कौन सा है? अगार अगार, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज या लिग्निन? सही आंसर है अगार अगार। ये आपको मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 14 में, नहीं गलती से लिख दिया लेक्चर नंबर, अच्छा चलो करेक्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर कितना था? 22 था ना। लेक्चर नंबर 22 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मोस्ट पावरफुल इम्बाइबेंट है वो अगार अगार है। मैंने आपको ये इम्बाइबिशन पावर का इस सीक्वेंस पढ़ाया था। सबसे ज़्यादा पावरफुल इम्बाइबेंट होता है अगार अगार, फिर पेक्टिन, फिर प्रोटीन, फिर स्टार्च, फिर लास्ट में सेल्यूलोज। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन? अगार अगार, सबसे कम सेल्यूलोज, ठीक है, और बीच में पेक्टिन, प्रोटीन और स्टार्च भी आते हैं। तो आपको इम्बाइबिशन पावर ध्यान रखना है इम्बाइबेंट का। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर कॉमन? कौन सा ट्रांसपिरेशन आपको बहुत कॉमन प्लांट में देखने को मिलेगा? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन या बार्क ट्रांसपिरेशन? तो सही आंसर है सर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको लेक्चर नंबर 23 में पढ़ाया था कि जो हमारा लीफ होता है उसके अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में आपको टाइनी पोर्स देखने को मिलते हैं, ओपनिंग देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, और इसी के थ्रू स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। 50 to 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन, 50 से 90% टोटल ट्रांसपिरेशन का जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही है। बाकी जो 9 से लेके 9.9% क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है,
बचा 1 से लेके 0.1% जो होता है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है एक प्लांट में, और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होता है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि 50 to 90% होता है। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर कॉमन इन प्लांट्स? बोलो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फॉर प्लांट्स, एक प्लांट्स के लिए, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके लिए ट्रांसपिरेशन क्या है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टू सम, यानी कि कुछ प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपिरेशन, या फिर ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के लिए एक नेसेसरी ईविल है या एक इंपॉर्टेंट बर्डन है। सही ऑप्शन है अ नेसेसरी ईविल। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईविल। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 23 में पढ़ाया भी था कि कर्टिस साहब ने कहा था कि ट्रांसपिरेशन एक एसेंशियल ईविल है, एक नेसेसरी ईविल है। ठीक, ये चीज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। मैंने कहा था ईविल इसलिए है क्योंकि ट्रांसपिरेशन के समय क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस जब प्लांट से वाटर लॉस होता है, प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो प्लांट का लॉस हो रहा है इसीलिए ईविल है। लेकिन लॉस होता है प्लांट का मतलब वाटर का लॉस होता है प्लांट से, तो प्लांट उस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए रूट से फिर वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, जाइलम से वापस एरियल पार्ट में वाटर आता है और वापस से वो वाटर ट्रांसपिरेशन से होकर वो वापस रिलीज हो जाता है, इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। राइट, समझ रहे हो ना? तो ईवल यानी कि वाटर का लॉस हो रहा है। इसेंशियल क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर का लॉस हो रहा है ना, प्लांट वापस रूट से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, वाटर के साथ साथ प्लांट मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो प्लांट की जो मिनरल्स की जो कमी होती है ना, डिमांड होती है, वो भी पूरी हो जाती है। पानी को तो एब्जॉर्ब करता ही रहता है, साथ ही साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता रहता है, तो मिनरल्स की कमी नहीं आती है प्लांट में, प्लांट हेल्दी रहता है, अच्छे से ग्रो करता है। राइट, तो इसीलिए ईविल तो है लेकिन एसेंशियल भी है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा, ये बात किसने कही थी? ये बात कर्टिस ने कही थी, ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल ईविल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन इम्बाइबिशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर्स जनरली स्वेल अप ड्यू टू। बोल ही दिया इम्बिबिशन से रिलेटेड है तो इम्बाइबिशन ही होगा। रेनी सीजन, बारिश के समय में आप देखो लकड़ी जो है वो फूल जाती है, फूल जाती है। आप गेट बंद करते हो तो अच्छे से बंद नहीं होता, जल्दी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन के समय जो जो वुडन डोर्स होते हैं ना, डोर जो होते हैं वुडन डोर्स, वो जो दरवाजे होते हैं लकड़ी के बने होते हैं और वो लकड़ी फूल जाती है। ठीक, ये किस लिए होता है इम्बाइबिशन? मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था लेक्चर नंबर 22 में कि जो वुड होते हैं ना, वुड के अंदर बहुत सारे वुड का जो सेल वॉल होता है, सेल तो भाई डेड है, जैसे ये वुड है, वुड का जो सेल है ये तो डेड है। ठीक, लेकिन सेल का जो सेल वॉल है उसमें अभी भी सेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट है। सेल का प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं, यानी कि सेल डेड है, लेकिन सेल वॉल तो है, और इस सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज और पेक्टिन। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही बारिश का टाइम आता है, हवा में जो एयर उसमें ह्यूमिडिटी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनको ये जो हमारे सेल वॉल है इनमें जो सेलुलोज और पेक्टिन है ये हाइड्रोफिलिक है, ये एक तरह से क्या करते हैं, वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एडजॉर्प्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आके वुड के ऊपर ऐसे जाके चिपक जाते हैं और फिर सेल वॉल के साथ जाके, यहाँ देखो सेल वॉल के साथ जाके क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं सेल वॉल के साथ। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इम्बाइबिशन हो रहा है। राइट, इम्बाइबिशन हो रहा है। ठीक, सेलुलोज और पेक्टिन जो है ये क्या है, ये एक तरह के इम्बाइबेंट है। इम्बाइबेंट वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो लकड़ी हमारा, ये वुड, ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये हमारा वुड है, और ये सेल वॉल है। वुड का जो सेल है डेड सेल है ना, लेकिन डेड सेल में भी सेल वॉल तो है, और इस सेल वॉल में प्रेजेंट है सेलुलोज और पेक्टिन। ये वाटर मॉलिक्यूल, जो मॉइस्चर जो रहता है ना, हवा में जो मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी, उसको उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल उसको खींचते हैं। ये जो वुडन डोर्स है, ठीक है, वो खींचते हैं, जो वुड होता है वो खींचता है। वास्तव में वुड नहीं खींचता, वुड के अंदर जो ये सेल वॉल है ना, उनमें प्रेजेंट सेलुलोज और जो पेक्टिन है वो अट्रैक्ट करता है उन वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो सेल वॉल के साथ जाके जैसे ये चिपकते वाटर मॉलिक्यूल, जो हमारा वुड होता है वो फूल जाता है, और बाहर की तरफ क्या लगाता है, इम्बाइबिशन प्रेशर,
फूलेगा तो बाहर की तरफ इम्बाइबिशन प्रेशर लगाएगा और वुड फूल जाएगा। तो दरवाज़ा बंद करोगे तो ठीक से बंद नहीं होगा, दरवाज़ा ठीक से खुलेगा नहीं, खोलने के समय भी बहुत जोर लगाना पड़ता है, राइट। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर्स जनरली स्वेल अप ड्यू टू इम्बाइबिशन। तो ये 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने किया लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 23 के बीच में। जो जो टॉपिक पढ़ा था उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हमने सॉल्व किया लेक्चर नंबर 24 में। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।